या स्थायी रूप से खाली हुए पद को संभालते हैं, तब उपराष्ट्रपति क्या कहलाता है? भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति। मतलब हमारी संसद के जो दोनों सदन हैं, इनके टोटल सदस्य या सभी मेंबर्स क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति पद के लिए वोट करते हैं। हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी? दोस्तों मैं हूं अरुण कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का एग्ज़ाम रेल के अंदर। आज की इस क्लास के अंदर दोस्तों हम पॉलिटी की अगली क्लास को डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि पॉलिटी से रिगार्डिंग हम 27 क्लासें अभी तक पढ़ चुके हैं और ये 28वें नंबर की क्लास आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट होने वाली है, प्रदर्शित होने वाली है। ठीक है, तो मेरे भाई ध्यान से समझें एक एक बात को और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि पूरी की पूरी वीडियो में हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें या एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट को ही कवर करेंगे। यहाँ से पहले या आज से पहले जितनी भी वीडियो आपके इस चैनल पर आई हुई हैं, वो सभी अगर आपने देखी हैं तो आपको इस बात का एहसास भी हो गया होगा कि हम वही सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं जो एग्ज़ामिनर हमसे पूछ सकता है, हमसे मालूम कर सकता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को उठाकर देखेंगे पॉलिटी से या राजनीति से संबंधित, तो आपको वही सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जो एग्जामिनर ने पूछी हैं। ठीक, अब ये 28वीं क्लास में दोस्तों हम डिस्कस क्या करने वाले हैं? सभी जानते हैं कि अभी हम भारतीय संविधान में भाग 5 का डिस्कशन कर रहे हैं और आप ये भी जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान के अंदर टोटल 25 भाग हैं वर्तमान में, और मूल संविधान में 22 भाग हुआ करते थे, जिनमें से 5वां भाग हम पढ़ रहे हैं और ये संबंधित है दोस्तों संघ से। किससे संबंधित है? संघ से संबंधित है। और आप ध्यान रखेंगे कि संघ से संबंधित इस भाग को हम पढ़ते पढ़ते हमने भारत के राष्ट्रपति को पढ़ लिया है। और जब संघ की हमने स्टार्टिंग ही की थी तब मैंने बताया था कि संघ 3 भागों में बांटकर हम पढ़ेंगे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका की पहली बॉडी या पहला प्रथम अधिकारी राष्ट्रपति जो हम पढ़ चुके हैं, और आज की इस वीडियो में आप जैसे कि देख भी चुके हैं, हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में या भारत के वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। अब दोस्तों जिस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 62 तक वर्णित हैं, वैसे ही भारत के उपराष्ट्रपति या भारत के वाइस प्रेसिडेंट भी आपके वर्णित देखने को मिल जाएंगे आर्टिकल 63 से आर्टिकल 71 तक। अब 63 से 71 तक इनके बारे में कौन कौन से प्रावधान हैं, कौन कौन से ऐसी बातें बताई गई हैं जो हमें जाननी ज़रूरी हैं या जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, तो वो सभी बातों को ध्यान से समझें, एक एक पॉइंट को। चलिए दोस्त, सबसे ही पहले आपके पास पढ़ने के लिए होगा भारत के उपराष्ट्रपति में अनुच्छेद नंबर 63। इससे पहले दोस्तों ये जान लीजिए, जब हमने फॉरेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या यूँ कहें कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत को पढ़ा था, तभी इस बात को जाना था कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, और ये जो उपराष्ट्रपति का पद है, ये जो वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है, जो पोस्ट है, ये हमने अडॉप्ट की है अमेरिका या यूएसए के संविधान से। और दोस्तों यूट्यूब पे बड़ी एक अच्छी फैसिलिटी ये है कि आप स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो अगर किसी भाई को ये वीडियो की स्पीड थोड़ी कम लग रही हो तो वो बढ़ाकर भी क्या कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, पूरा का पूरा समझ सकते हैं। अब सबसे ही पहले आर्टिकल 63 या अनुच्छेद 63 में आपसे बताया जाएगा कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। देयर विल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये बात हमें पता चलती है आर्टिकल 63 में या अनुच्छेद 63 में। इसके बाद दोस्तों हमें पढ़ने के लिए होगा भारत के उपराष्ट्रपति होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 64। तो अनुच्छेद 64 में या आर्टिकल 64 में आपको पता चलेगा कि जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा या जब भारत का वाइस प्रेसिडेंट होगा, वही, मैंने कहा जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही हमारी राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। वही क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। मतलब कहने का यह है कि जिस प्रकार से आप जानते हैं
भारतीय संविधान में वर्णित है कि हमारे पास एक संसद है और संसद के 2 सदन हैं। तो संसद के 2 सदनों में जो अपर हाउस है, जो उच्च सदन है राज्यसभा, जिसको हम अनुच्छेद 80 में पढ़ेंगे, उसी राज्यसभा का पदेन सभापति या राज्यसभा का सभापति ही कौन होगा? भारत का उपराष्ट्रपति होगा, भारत का वाइस प्रेसिडेंट होगा। दोस्तों इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो भारत का पदेन सभापति बनेगा या राज्यसभा का पदेन सभापति का बनेगा कौन? उपराष्ट्रपति। यही आगे चलकर या अगले अनुच्छेद में जब आप पढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर 65 या आर्टिकल 65, तब आपको एक बात ये भी पता चलेगी कि यही व्यक्ति यानी कि यही उपराष्ट्रपति जिस समय हमारे भारत के राष्ट्रपति जिस समय हमारे भारत के राष्ट्रपति अपने पद पर उपस्थित नहीं होंगे, या यूँ कहें भारत के राष्ट्रपति अपने पद से अनुपस्थित होंगे, तो ये अनुपस्थिति में या भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, मैंने कहा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही कार्यभार संभालेंगे, या यूँ कहें उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालेंगे। राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालेंगे। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है कि जिस समय भारत में राष्ट्रपति हमारे पद पर नहीं बने हुए हैं, तब उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे या राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात ये भी जान लीजिए कि जो अनुपस्थिति होगी वो 2 प्रकार से हो सकती है, या भारत के उपराष्ट्रपति 2 प्रकार से अपने पद से अनुपस्थित हो सकते हैं। और वो 2 प्रकार कौन कौन से? एक तो स्थायी रूप से और एक अस्थायी रूप से। स्थायी रूप से मतलब ये है कि जब भारत का राष्ट्रपति स्थायी रूप से अपने पद से मुक्त हो चुके हैं, मान लीजिए राष्ट्रपति पद का कार्यकाल के दौरान ही क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए। मतलब भारत के राष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान ही अगर मृत्यु हो जाती है या वो अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं, तो ये क्या कहेंगे हम कि वह स्थायी रूप से पद खाली हो चुका है। और मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाते समय ये बताया था आर्टिकल 62 में कि भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो 6 माह के भीतर ही क्या हो जाना चाहिए? पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन जब तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाएगा, तब तक पुराने राष्ट्रपति कार्यभार को संभालते रहेंगे। लेकिन दोस्तों उपराष्ट्रपति के समय पे हमें पता चल रहा है कि अगर राष्ट्रपति का पद स्थायी रूप से खाली हो जाता है, यानी कि राष्ट्रपति अपने पद को छोड़ देते हैं, तो नए राष्ट्रपति को चुनने का कुछ समय अभी लग सकता है। तो जब तक नए राष्ट्रपति चुने जाएंगे, तब तक भारत के उपराष्ट्रपति ही क्या होंगे? राष्ट्रपति पद को संभालेंगे। लेकिन दोस्तों जब ध्यान रखें कि जब भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद को स्थायी रूप से खाली हुए पद को संभालते हैं, तब उपराष्ट्रपति क्या कहलाता है? भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति का मतलब है कि ये इन्होंने कार्य संभाल रखा है किसका? राष्ट्रपति का। और इसी में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी ध्यान रखें कि जब भारत का उपराष्ट्रपति भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है, तब वह सभी वेतन और भत्ते वही वाले प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति को मिलेंगे। मतलब अब राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते किसको मिलने लगेंगे? उपराष्ट्रपति को। लेकिन दोस्तों दूसरी कंडीशन कही है अस्थायी रूप से पद का खाली होना। तो जब भारत के राष्ट्रपति का पद अस्थायी रूप से खाली होगा, अस्थायी का मतलब यह है कि जब भारत का राष्ट्रपति कुछ समय के लिए छुट्टी लेकर कहीं चले जाएं या फिर स्वास्थ्य खराब होने के कारण बेड रेस्ट पर हो जाएं, तब इस पद को हम कहेंगे कि यह अस्थायी रूप से खाली हुआ है। और जिस समय भारत के राष्ट्रपति का पद अस्थायी रूप से खाली होगा, उस समय भारत में उपराष्ट्रपति ही भारत के राष्ट्रपति का क्या संभालेंगे? कार्यभार संभालेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखने वाली बात फिर से यह है कि ये कार्यभार तो संभालेंगे, लेकिन अब ये वेतन और भत्ते वही वाले प्राप्त करेंगे जो इनको पहले मिल रहे थे। मतलब
राष्ट्रपति के वेतन भत्ते पुराने वाले ही रहेंगे, मतलब राष्ट्रपति पद के वेतन और भत्ते ये नहीं लेंगे। बात समझ में आई यहाँ तक? अब दोस्तों पुराने वाले वेतन भत्ते मतलब क्या है? पुराने वाले कौन से वेतन भत्ते भारत का उपराष्ट्रपति लेता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ध्यान रखें, आर्टिकल 64 में हमें पता चला कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति होने का ही वेतन और भत्ते कौन लेगा? उपराष्ट्रपति। मतलब वेतन और भत्ते किस पद के मिलते हैं? वेतन व भत्ते किस पद के मिलते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति होने के मिलते हैं, ना कि उपराष्ट्रपति होने के मिलते हैं। इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, आर्टिकल 65 अगर आपको समझ में आ गया है तो उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे आर्टिकल 66 की। आर्टिकल 66 में हमें समझना ये होगा कि उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाएगा। अनुच्छेद 66 आप दोस्तों ध्यान से समझें कि भारत के उपराष्ट्रपति का या भारत के वाइस प्रेसिडेंट का निर्वाचन की प्रक्रिया या निर्वाचन बताया गया है किसमें? 66 में। ये किसके लिए है? उपराष्ट्रपति के लिए है। तो जस्ट मैं इतना ही लिख देता हूं, निर्वाचन। अब दोस्तों आप ध्यान रखें, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी वैसे ही होता है जैसे भारत के राष्ट्रपति का होता है। मतलब किस प्रक्रिया के तहत? तो वो प्रक्रिया है अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम, ठीक है। थोड़ी अंग्रेजी कमज़ोर है भैया, तो परेशान ना होया करो। कभी कभी बोल देते हैं, मन में आता है, उबाल निकल के आते हैं कि बेटा अंग्रेजी बोल दे, तो बोल देता हूँ, ठीक है। तो परेशान मत होया करो, अगर अंग्रेजी गलती से बोल दी तो उसको कान से इधर से सुनो और इधर को निकाल दो। अगर दिमाग में रखनी है तो ट्रांसलेट अच्छे से कर लियो, तब दिमाग में रखियो, वरना इतना कोटूंगा अपने आप दिमाग में से निकल जाएगी। चलिए भैया कोई बात नहीं, कुटो मत, यहाँ आ जाओ वापस से हम क्या समझ रहे हैं? आर्टिकल 66 अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन कैसे होगा? वैसे ही होगा जैसे राष्ट्रपति पद का होता है, मतलब एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम। अब तो सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, अब निर्वाचन तो इनका हम कर देंगे कि कोई बात नहीं है, जैसे राष्ट्रपति का करा वैसे इनका कर देंगे। लेकिन दोस्तों हमें समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति के लिए भी एक निर्वाचक मंडल हुआ करता था, राष्ट्रपति को वोट करने वालों के बारे में हमने जाना था, वैसे ही हम उपराष्ट्रपति का भी क्या समझेंगे? एक निर्वाचक मंडल को समझेंगे। तो अब मुझे आप बताएं कि राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में हमने क्या क्या समझा था और क्या क्या जाना था। बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने भी बताया है बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं बता रहे हैं वो मुर्गा बन जाए फटाफट से। तो निर्वाचक मंडल में दोस्तों हमने जाना था कि भारत के राष्ट्रपति को चुनने के लिए राज्यसभा के कौन से सदस्य? केवल और केवल निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के भी केवल निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के जो राज्यों में विधानसभाएं हैं उनके भी निर्वाचित सदस्य, और दोस्तों दिल्ली व पुडुचेरी की जो विधानसभा है उनके भी निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं? राष्ट्रपति को वोट करते हैं। ध्यान रखें, यहाँ पर मनोनीत सदस्य का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। किसके लिए? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। लेकिन दोस्तों जब हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की, तो आपको ध्यान रखना है भारत के उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए राज्यसभा में जितने भी सदस्य होंगे, चाहे वह मनोनीत हों या निर्वाचित हों, राज्यसभा के निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य, निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य भी क्या करेंगे? उपराष्ट्रपति के लिए वोट करेंगे। इस बात को ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों ध्यान रखेंगे, लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य क्या करेंगे? राष्ट्रपति को वोट करेंगे। इस बात को फिर से ध्यान रखें। मतलब हमारी संसद के जो दोनों सदन हैं, इनके टोटल सदस्य या सभी मेंबर्स क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति पद के लिए वोट करते हैं, उपराष्ट्रपति को वोट देते हैं।
बात समझ में आई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया कि विधानसभा का कोई भी जिक्र इसमें नहीं किया जाएगा, मतलब विधानसभा का कोई भी सदस्य हमारे उपराष्ट्रपति को वोट नहीं देंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जनक कहे जाते हैं, उन्होंने ये बात बताई भी थी कि भारत में जो उपराष्ट्रपति होगा वो केवल और केवल संघ के कार्यकाल को संभालेगा, न कि राज्य के कार्यकाल को। तो राज्य के लोगों के द्वारा या राज्य के निर्वाचित या यूं कहें राज्य के प्रतिनिधि के द्वारा उपराष्ट्रपति को वोट करवाना कोई तर्कशील बात नहीं है। मतलब इसमें कोई भी तर्क निकल कर नहीं आएगा कि राज्य के प्रतिनिधित्व मतलब विधायक और विधायक जो वहाँ पे विधान परिषद में और विधान सभा में दोनों ही विधायक उपराष्ट्रपति को वोट करें या ना करें, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उपराष्ट्रपति केवल और केवल संघ के लिए कार्य कर रहा है, जबकि राष्ट्रपति पूरे देश के लिए, संघ में और राज्य में दोनों के लिए कार्य कर रहा है। तो थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर ये आ जाता है क्या कि भारत के उपराष्ट्रपति को केवल और केवल राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य ऑल मेंबर्स क्या करेंगे, वोट करेंगे, चाहे वो निर्वाचित हों या मनोनीत हों। लेकिन राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित ही सदस्य क्या करते हैं, वोट करते हैं। मनोनीत सदस्य या जो सदस्य मनोनीत किए गए हैं, जिनका मनोनयन ही राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है, वो राष्ट्रपति के पद पर या राष्ट्रपति को वोट नहीं करते हैं। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। चलिए मेरे भाई मेरे बंधु, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 66 तक की सारी बातें आपको समझ में आई हैं तो 71 तक का भी वेट करिए, वो भी सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब दोस्तों यहाँ पर हमने अनुच्छेद 66 में ये तो जान लिया कि उसका एक निर्वाचक मंडल होगा, लेकिन अनुच्छेद 66 में ही हमें पता चलेगा उपराष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में। मतलब 66 का पहला पॉइंट निर्वाचन से संबंधित है, दूसरा पॉइंट संबंधित है उसकी योग्यता से संबंधित। मतलब किसी भी व्यक्ति को भारत का उपराष्ट्रपति अगर बनना है तो उसको किन किन दायरों पर क्या होना चाहिए, सही उतरना चाहिए, या किन किन दायरों पर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो वो हमारे भारत में योग्यता से संबंधित जब हम बात करते हैं तो सबसे ही पहली बात आपको ये समझ में आती है कि भारत में किसी भी पद पर जाने के लिए सबसे पहले ही क्या होना चाहिए, उस व्यक्ति को भारतीय होना चाहिए, यानी कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। मतलब हम कहें कि भारत में उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भारत का नागरिक होना पड़ेगा सबसे ही पहले। मतलब वह भारत का क्या हो, नागरिक हो। दूसरी बात, वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, मतलब किसी भी ऐसे पोस्ट पर ना हो, किसी भी ऐसे पद पर ना हो जहाँ से वो गवर्नमेंट से क्या ले रहा हो, सैलरी ले रहा हो, वेतन भत्ते ले रहा हो। दोस्तों इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, भारत में उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए या मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो आप ध्यान रखें 35 वर्ष। अगर कोई सदस्य 35 वर्ष से कम आयु का है तो वह उपराष्ट्रपति पद का चुनाव ही नहीं लड़ सकता। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक योग्यता आपको ये भी होनी चाहिए कि आप राज्यसभा के सदस्य बनने की क्या रखते हो, योग्यता रखते हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है, बनने की योग्यता, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता क्या होती है। तो दोस्तों उसको हम पढ़ेंगे किसमें, राज्यसभा के बारे में जब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 80 या अनुच्छेद 80 में, तभी हम जानेंगे। ठीक है, चलिए इसी आर्टिकल में या इसी अनुच्छेद में 66 में ही एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है, पहला निर्वाचन, दूसरा योग्यता और तीसरा आपको दोस्तों ध्यान रखना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। जिस प्रकार से हमने समझा था उपराष्ट्रपति के पहले राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति में हमने समझा था कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव आपको लड़ना है तो आपके पास सदन के अंदर ऐसे 50 सदस्य होने चाहिए जो आपके नामांकन पर हस्ताक्षर करें, और 50 ही सदस्य ऐसे होने चाहिए जो आपको जानते हों। मतलब 50 आपके अनुमोदक और 50 आपके प्रस्तावक होने आवश्यक हैं। मतलब टोटल 100 या टोटल 100 कैंडिडेट ऐसे हों जो आपको भली भांति समझते हों, जानते हों।
तभी आप क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं। ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बार बार कंफ्यूज कर रहे हैं, मतलब कभी इधर हो रहा है कभी उधर हो रहा है, तो इसको पटक के एक तरफ रखना है, टेंशन मत लो। उपराष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, उपराष्ट्रपति के बारे में समझेंगे केवल। अब यहाँ देखो अनुच्छेद 66 के 3 में क्या बताया, ये तीसरा पॉइंट क्या बताया कि भाई हमारे उपराष्ट्रपति पद को या उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन का चुनाव लड़ने के लिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आपके पास 20 ही क्या होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए। मतलब 20 ही कैंडिडेट ऐसे होने चाहिए जो आपको जानते हों, आपके हस्ताक्षर या आपके किस पर, आपके घोषणा पत्र पर, या यूं कहें आपके उस निर्वाचन को भरते हुए वाले फॉर्म पर या निर्वाचन पत्र पर क्या कर दें, हस्ताक्षर कर दें। और 20 ही आपके प्रस्तावक होने चाहिए जो आपको प्रमोट करें। ये बात समझ में आई? मतलब यहाँ पर 40 कैंडिडेट ऐसे होने चाहिए जो आपको जानते हों उपराष्ट्रपति पद के लिए सदन के अंदर, और यह सदन के वह सदस्य, ये क्या होने चाहिए, सदन के सदस्य 40 ऐसे होने चाहिए जो आपको जानते हों। और राष्ट्रपति चुनाव के लिए 100 सदस्य सदन में ऐसे होने चाहिए जो आपको जानते हों, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। इसी के साथ ये भी ध्यान रखें दोस्तों, तीसरे ही पॉइंट में, कि उपराष्ट्रपति पद के लिए जो जमानत राशि जमा करनी होती है वो 15,000 होती है। ठीक है, तो 15,000 राष्ट्रपति पद के लिए या राष्ट्रपति चुनाव के लिए, और 15,000 किसके लिए होती है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए होती है। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट निकालें, उसके बाद आगे की कहानी को समझते हैं। चलिए, हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों अगर ये बातचीतें या ये सारी बात आपको समझ में आ रही है तो आपका परम कर्तव्य ये बनता है कि आप इस वीडियो के लिंक को फटाफट से शेयर कर दीजिए। जितने ग्रुप आपके पास स्टडी से रिलेटेड हैं, चाहे व्हाट्सएप पर हो चाहे फेसबुक पर हो, सभी पर क्या कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए जितना हो सके उतना। चलिए दोस्तों, मैं इसको रफ कर देता हूँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 67 या अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 में क्या बताया है, अनुच्छेद 67 में क्या बताया है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझें। केवल और केवल राष्ट्रपति पद के लिए जिस प्रकार से कार्यकाल हमने जाना था, वैसे ही हम उपराष्ट्रपति पद का भी क्या जानेंगे, कार्यकाल जानेंगे। तो भारत में जो उपराष्ट्रपति पद होगा, भैया चैनल पर जो नए आए हो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। आर्टिकल 67 अनुच्छेद 67 में क्या बताया है, अनुच्छेद 67 में बताया है उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल। पद का कार्यकाल, मुझे लग रहा है इस मार्कर को चेचिस हो गया, बार बार इंक फेंक रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इसका पेट सही करेंगे। पद का कार्यकाल, तो आप जानते हैं जिस प्रकार से भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है, वैसे ही उपराष्ट्रपति भी 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है। ये तिथि कब से लागू होगी, तो ध्यान रखें ये तिथि लागू होगी जिस दिन से उपराष्ट्रपति पद ने या उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है भारत के उपराष्ट्रपति ने। दूसरी बात दोस्तों ध्यान रखेंगे कि ये समय पूर्व ही अपना त्यागपत्र सौंप सकता है किसको, भारत के राष्ट्रपति को। तो भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंप सकता है, ये बात भी ध्यान रखें समय पूर्व। ठीक है, और साथ ही दोस्तों ध्यान रखेंगे कि बाकी सभी कार्यकाल की जो टाइम ऑफ पीरियड्स है वो भी राष्ट्रपति के इक्वल ही है। तो यही बातें आपको ध्यान रखनी है, 5 वर्ष और त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकता है। लेकिन दोस्तों 67 के 2 में या दूसरे पॉइंट में एक बात ये भी बताई है कि जिस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है या भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से उसको पद से हटाया जा सकता है आर्टिकल 61 में, तो वैसे ही आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति पर भी क्या बताया गया है, महाभियोग बताया गया है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग बताया तो गया है कि इसके ऊपर भी क्या लगा सकते हैं, महाभियोग लगा सकते हैं, लेकिन महाभियोग शब्द का प्रयोग उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं होगा। इस बात को जरूर ध्यान रखें। और साथ ही दोस्तों ये भी ध्यान रखें कि राष्ट्रपति पद पर महाभियोग लगाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन के सदस्यों का क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। दोनों ही सदन के सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति केवल और केवल राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसे लोकसभा से कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जिस महाभियोग प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा वो यह है
कि राज्यसभा के केवल और केवल राज्यसभा के 50% लोग या यूं कहें 1/2 सदस्य क्या कर दें, राष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव बहुमत से पारित कर दें। प्लस एक वोट अगर एक्स्ट्रा और पड़ जाता है, यानी कि 50% लोग चाहते हैं कि वह उपराष्ट्रपति पद को त्याग दे और 50% चाहते हैं कि नहीं त्यागे, तो मामला पेंडिंग रहेगा। लेकिन अगर 50% लोग चाहते हैं कि वह अपने पद को त्याग दे और एक वोट और पड़ जाए इसी पक्ष में कि उपराष्ट्रपति अपने पद को त्याग दे, तो महाभियोग की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, डन हो जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएगी और उपराष्ट्रपति को अपना पद त्यागना होगा। 50% से आप ये भी समझ सकते हैं, जैसे हमारे राज्यसभा में सदन या हमारे राज्यसभा में वर्तमान में सदस्य कितने हैं, राज्यसभा में सदस्य कितने हैं वर्तमान में, तो आप सभी जानते हैं 243 या 243 सदस्य हैं इस समय राज्यसभा में। तो 243 सदस्यों का अगर आप 50% या 50% निकालेंगे तो ये संख्या कहीं ना कहीं ऐसी नजर आएगी कि बिल्कुल इक्विवेलेंट या आधी आधी दोनों तरफ बढ़ गई। तो इसलिए एक वोट का होना भी क्या होना चाहिए, इसमें आवश्यक है कि एक वोट और पढ़ना चाहिए। चलिए दोस्तों, यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी है, तो अगली बात को देखें। आर्टिकल या अनुच्छेद 68 या अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 में क्या बताया गया है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। पहली बात तो मुझे यह बताएं कि यहाँ तक की अगर चीज़ें समझ में आ चुकी हैं तो फटाफट से इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। आर्टिकल 68 में बताया है दोस्तों कि पूर्व उपराष्ट्रपति पद को खाली होने से पहले या पूर्व उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले नए उपराष्ट्रपति का क्या हो जाना चाहिए, चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए या निर्वाचन क्या हो जाना चाहिए, संपन्न हो जाना चाहिए। तो पूर्व उपराष्ट्रपति पद का या पूर्व उपराष्ट्रपति पद से मुक्त होने से पहले नए उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न करा लिया जाए। ये बात बताई है आर्टिकल 68 में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए दोस्तों, इसके बाद अनुच्छेद 69 या आर्टिकल 69 आपको समझना है। अनुच्छेद 69 इसको हम बोलेंगे। अनुच्छेद 69 में बताया है कि भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ, तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो ध्यान रखेंगे भारत के उपराष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति ही क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं और भारत के राष्ट्रपति ही उपराष्ट्रपति का क्या कर रहे हैं, यहाँ पर त्यागपत्र भी ग्रहण कर रहे हैं या त्यागपत्र भी ले रहे हैं। ठीक है, तो त्यागपत्र भी किसको देंगे, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को, और शपथ भी किसके द्वारा दिलवाई जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाई जाएगी। बोलो, इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, बस याद रखें आर्टिकल 69। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 67 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, केवल उपराष्ट्रपति के कुछ अन्य कार्यकाल या अन्य कार्य बताए गए हैं संसद में संबंधित। तो अनुच्छेद 71 या अनुच्छेद 71 ही आपको समझना है डायरेक्ट। अनुच्छेद 71 में या आर्टिकल 67 में, सॉरी 71 में, 67 नहीं, 67 तो ये था, 71 में मैंने कहा ना अंग्रेजी कमज़ोर है, चलो कोई नहीं। अनुच्छेद 71 में आर्टिकल 71 में आपसे बताया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, मैंने कहा उपराष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन यह कहकर रद्द नहीं किया जाएगा कि सदन में, रद्द नहीं किया जाएगा कि सदन में या संसद में किया जाएगा कि संसद में मौजूद सदस्यों की संख्या कम है, मौजूद सदस्यों की संख्या कम है। मतलब कहने का यह है कि आप जानते हैं आर्टिकल 71 कहा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन यह कहकर रद्द नहीं किया जाएगा कि सदन में कौन कम है, इस समय
सदस्य कम हैं। आप जानते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के ही सभी सदस्य निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य क्या करते हैं, राष्ट्रपति को वोट करते हैं, उपराष्ट्रपति को, सॉरी क्या हो क्या रहा है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति हैं, मारूंगा खींच के, कोई बात नहीं, उपराष्ट्रपति को क्या करते हैं, वोट करते हैं, ठीक। और ये बात आपने जानी थी अभी आर्टिकल 66 में, ठीक है। तो दोनों ही सदनों के या संसद के दोनों ही सदनों के जितने भी सदस्य होंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव के समय पर उतने ही क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति को वोट करेंगे या चुनाव संपन्न कराएंगे। तो दोस्तों आर्टिकल 63 से 71 तक की ये पूरी कहानी उपराष्ट्रपति से संबंधित जो हमने समझ ली या जान ली, तो फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट निकालें, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए हो गया। तो आर्टिकल 71 तक की बातचीत को हमने पूरा कर लिया है और उपराष्ट्रपति यहाँ पर हो जाते हैं कंप्लीट। मतलब एक ही वीडियो में हमने उपराष्ट्रपति को कंप्लीट किया। ये पूरी कोशिश मैंने शुरू से अभी तक की, ठीक है। इसलिए मैंने शुरू में बताया कि अगर स्पीड थोड़ी ज़्यादा लगे तो उसको कम कर सकते हो, कम लगे तो ज़्यादा कर सकते हो। बहुत अच्छी फैसिलिटी यूट्यूब ने दी है, कोई दिक्कत कोई समस्या उसमें है नहीं। चलिए मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब कर लें एग्जाम रैली को। बराबर में बेल आइकन का बटन है, उसको प्रेस कर देंगे तो न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत आराम से मिल जाएगा। सभी जानते हैं, सभी यूट्यूब चलाते हैं, इसलिए सब जानते हैं, ठीक है। इसे लाइक करो, कमेंट करके बताओ कोई तुम्हारी राय हो, मशवरा हो, कोई एडवाइस हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कुछ भी हो बताओ जल्दी फटाफट। कमेंट पढ़ते हैं, उसको सॉल्यूशन आपको देते हैं, उसके बाद आगे की बातचीत को करते हैं। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहो, खुश रहो, आबाद रहो, बाय।